हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम गाइस। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि हमारे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो हम देखने वाले हैं चैप्टर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी, और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 4 मार्क और 3 मार्क में मेजरली कवर होते हैं बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपके अगर देखें तो FA1 में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डिटेल क्वेश्चन देखते हैं जो 4 मार्क्स में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। यहां पर क्वेश्चन है कि डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि जिस कंट्री की इकोनॉमी अभी डेवलप हो रही है उस कंट्री के कुछ 5 फीचर्स आप एक्सप्लेन कीजिए। एक बात मैं आपको बहुत डिटेल में बता देता हूं, बहुत क्लियरली बता देता हूं कि हम यहां पर सारे के सारे फीचर्स कवर करेंगे, यानी कि हम लोग इस आंसर में 9 फीचर्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको इनमें से जो 5 फीचर सबसे ज्यादा इजी लगता है या आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें अच्छे से लिख सकता हूं, आपको वो 5 फीचर लिखने हैं। मैं एक और आपको टिप देता हूं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमेशा एग्जाम में आंसर की लेंथ और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए क्या करिए कि 9 के 9 यानी कि 9 के 9 फीचर्स को आप एक बार लिस्ट कर दीजिए। जैसे फर्स्ट लेस पर कैपिटा इनकम, सेकंड पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, फिफ्थ अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से आप पूरे के पूरे 9 जो फीचर्स उसको लिस्ट कर दीजिए, फिर उनमें से कोई 5 को एक्सप्लेन कीजिए। ये आपकी प्रेजेंटेशन एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा, जहां पर चेकिंग करने वाले को दिखेगा कि नहीं ये स्टूडेंट्स को सारी चीजें आती है, और एकदम आपकी लेंथ जो है वो प्रॉपर 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको दिखेगी। आंसर की शुरुआत करते हैं। इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री का जो इकोनॉमी है वो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है। पर कैपिटा इनकम यानी कि देश के अंदर रहने वाले इंसान का पर इंसान कितना कमाता है उस पर। As per World Development Report of 2004 of the World Bank, countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economies. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 2004 में पब्लिश हुई थी, किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने की थी। उसके अकॉर्डिंग जो भी कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों का पर कैपिटा इनकम $735 से कम है, उन सारी कंट्रीज को डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अब देखते हैं फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या क्या फीचर्स है डेवलपिंग इकोनॉमी के? तो सबसे पहला है लेस पर कैपिटा इनकम, यानी कि उस देश में रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम कम होगी। नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज लो while the population growth rate is high, therefore per capita income remains low. Because of low per capita income, the living standard of people is also low. क्योंकि उसके अंदर रहने वाले लोगों कमाते कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो नेशनल इनकम भी कम होगा, और क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी लो होगा। सेकंड है पॉपुलेशन ग्रोथ। Population growth rate is high in developing nation. The rate of population growth is 2% or more in these countries. जो developing countries होती है उनकी population growth आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लो। इंडिया जो है उसकी जो पॉपुलेशन है वो दिन भर दिन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। डेवलपिंग कंट्री का ये एक मेन फीचर होता है कि उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होती है। ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री में 2% या उससे ज्यादा की आपको पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगी। थर्ड है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वहां के रहने वाले लोगों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो एग्रीकल्चर होता है। मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। देश में 60% जितनी पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। The contribution of agriculture to the national income of these countries is about 26%. और ये जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर है ये देश की नेशनल इनकम के अंदर 26% का कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि 60% जो लोग काम कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 26% आता है नेशनल इनकम के अंदर। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो पूरा का पूरा नेचुरल फैक्टर पर डिपेंड करता है। फोर्थ है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Unequal distribution of income and factor of production is a common features of developing countries. Unequal distribution income यानी कि बहुत सारी जगह पर क्या होगा कि
इक्वली इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से इसके अंदर और भी वेरिएशंस देखने को मिलता है, जो एक कॉमन फीचर आता है डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि हर डेवलपिंग कंट्रीज में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दिस इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन बोथ सिटीज एंड विलेज। ये इनइक्वालिटी आपको सिटी और विलेज दोनों जगह पर देखने को मिलेगी। द रिचेस्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन अर्न अबाउट 40% ऑफ द नेशनल इनकम, व्हाइल द पुअरेस्ट 20% रिसीव ओनली 10%। यहां पर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो 20% अमीर है वो 40% कंट्रीब्यूट करते हैं, पर जो 20% गरीब है वो सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये हुआ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अमीर जो है वो अपने हक से ज्यादा देता है, बट जो गरीब है वो अपने हक से भी कम देता है देश को, जिसकी वजह से जो कंट्री है वो बेसिकली डेवलपिंग ही रहती है। Thus, income and property remain concentrated in the hands of the rich। और इसी वजह से जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी होती है, या जो एक बोल सकते हैं कि मार्केट का जो सप्लाई चेन होता है, वो पूरा का पूरा अमीर लोगों के हाथ में ही रहता है। फिफ्थ है अनएम्प्लॉयमेंट। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर इंसान के पास पैसा नहीं आ रहा है या वो गरीब है, तो उसका बेसिक रीजन होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसके पास काम ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मोर देन 3% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स। टोटल लेबर फोर्स में से 3% से भी ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। अब लेबर फोर्स क्या होता है? देश में रहने वाला हर एक इंसान लेबर फोर्स नहीं है। लेबर फोर्स यानी कि जिसकी उम्र कमाने की होती है वो लेबर फोर्स में आता है। बच्चे, बूढ़े या हाउसवाइफ, ये सब लोग लेबर फोर्स में नहीं काउंट होते। Different types of unemployment such as seasonal unemployment, disguised unemployment and industrial unemployment are common। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, जो आपने पूरा एक सेपरेट चैप्टर जो है उसके अंदर भी देखे होंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी एक सीजन तक उनके पास काम रहता है, दूसरे सीजन नहीं होता है। डिस्गाइज्ड यानी कि जहां पर टेक्नोलॉजी वगैरह चेंज होने की वजह से जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी इंडस्ट्री बंद हो गई पूरी की पूरी, तो भी लोग बेरोजगार हो सकते हैं। ये सारे कॉमन टाइप्स है जो देखने को मिलते हैं। मोर ओवर द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन वेरी लॉन्ग। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबी देर तक चलता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आज मैं बेरोजगार हूं कल मुझे नौकरी मिल जाएगी। 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक नौकरियां मिलती नहीं है। सिक्स्थ है पोवर्टी। इवेंचुअली वाइस वर्सा, अगर अनएम्प्लॉय है तो पोवर्टी उसको अपने आप आएगी, अगर काम ही नहीं है तो गरीबी आएगी। पोवर्टी इज अनदर फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी का एक और फीचर है पोवर्टी। पीपल हु कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आर कंसिडर्ड पुअर। पहले 3 ही चीज आती थी, रोटी, कपड़ा, मकान, पर आज के जमाने में रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन यानी पढ़ाई और हेल्थ केयर यानी कि आप अपनी बेसिक दवाइयां ले पाओ, ये 5 चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप पुअर कहलाते हो। इन डेवलपिंग कंट्रीज सच पीपल कंस्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर 1/3 हिस्सा यानी कि 1/3 लोग पॉवर्टी के अंदर आते हैं। सेवेंथ फीचर है ड्यूअल इकोनॉमी। द इकोनॉमी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज बेस्ड ऑन ड्यूअल और मिक्स्ड सिस्टम। जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो हमेशा ड्यूअल इकोनॉमी अपनाती है, जिसको मिक्स्ड सिस्टम भी बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा इसी चैप्टर के अंदर 3 होते हैं, मार्केट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाता है, क्यों? क्योंकि वो डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है। जिसको ये सारी चीजें डिटेल में समझनी हो पूरे चैप्टर को, तो ऑलरेडी चैप्टर 15 के पूरे वीडियोस पार्ट 1 पार्ट 2 सारी चीजें आ चुकी है। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको बिल्कुल देखने को मिलेगी, तो आप जाके पूरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। On one side, villages have backward farming, old machinery, orthodox social structure and low production. On the other side, cities have modern industry, advanced production process, modern equipment and sophisticated lifestyle. ड्यूअल इकोनॉमी का बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हो कि जहां पर आप गांव देखेंगे जहां पर मशीनरी नहीं है, ऑर्थोडॉक्स चल रहा है, लोग न्यू टेक्नोलॉजी नहीं अपना रहे, सब पहले की तरह चल रहा है। वहीं पर सिटी में अल्ट्रा लग्जूरियस सब कुछ हो चुका है, मशीनरी आ चुकी है, कैपिटल इंटेंसिव हो चुका है, एक लाइफस्टाइल पूरी पूरी चेंज हो चुकी है। तो जिसकी वजह से एक ही कंट्री के अंदर लोग आपस में पूरी तरीके से बट जाते हैं। 8 है insufficient infrastructure facilities. Essential infrastructure such as education, transportation, communication, electricity, healthcare and banking is inadequate in developing countries. जो countries developing कर रहे मतलब अभी तक डेवलप हो रही है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, एजुकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की,
इलेक्ट्रिसिटी की, हेल्थ केयर की, बैंकिंग की, ये सारी चीजों का आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर। दिस लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर्स नेशनल डेवलपमेंट, और यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है वो नेशनल डेवलपमेंट को रोकती है। Ninth और लास्ट है फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। These countries mainly export agriculture products from farm product and mineral ore. Since these products have low demand and low price, export earning remain limited. अब बहुत ध्यान से समझना, इंटरनेशनल ट्रेड हम क्या करते हैं, जैसे इंडिया बाहर के देशों को क्या देती है, मसाले देती है, जो हमारे स्पाइसेस हो गए वो मिलते हैं, मिनरल्स हम देते हैं, फार्म प्रोडक्ट्स देते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स देते हैं जिनकी प्राइस कम होती है, और बदले में हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं, यानी कि हम लोग मंगाते क्या है, तो बड़ी बड़ी मशीनरी, रेलवे के लिए मेट्रो, बुलेट ट्रेन, इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी मंगाते हैं। तो आप सोचो, एक तरफ मसाले या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, बट दूसरी तरफ इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कौन ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो पैसे देने हैं उनकी अमाउंट कम है, बट हमें जो फॉरेन एक्सचेंज करना है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से कंट्री डेवलप्ड नहीं हो पाती है, डेवलपिंग ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, वो एक्सपोर्ट यानी कि बाहर तो बहुत सारी चीजें भेज रही है बट उनकी कीमत सस्ती है, बट इंपोर्ट यानी कि वो जो चीजें मंगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा महंगी है। On the other hand, imports mainly consist of industrial product and machinery which are expensive. As a result, import expenditure increase due to unfavorable trade condition. Foreign debt also rise, जिसकी वजह से हम कर्जे में आते हैं, हमें वो पैसे इंटरनेशनल यानी कि वो कंट्री को देने होंगे। Thus, the above mentioned characteristics are commonly found in developing countries. Since the Indian economy is developing economy, this feature are present in India to a greater or lesser extent. यानी हमने ये जो पॉइंट्स पढ़े ये सारे डिफाइन करते हैं कि ये सारे जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डेवलपिंग कंट्रीज के हैं। इंडिया की इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, इसी वजह से इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट यानी कि कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत हद तक देखने को मिलती है, बट कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, एक चीज बहुत ज्यादा याद रखना कि हमेशा आपके आंसर में है ना, ये भी एक टिप है कि आपके आंसर में ना ओपनिंग होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए और क्लोजिंग होना चाहिए। ओपनिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पूछा जा रहा है कि डिस्कस एनी 5 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो हमने जैसे फर्स्ट, आप स्लाइड पीछे करके देख सकते हो कि हमने लिखा था कि डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों अलग है, किसने अलग किया, ये हुआ उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि हम आंसर को एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फिर हम लिखते हैं 5 फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी आर एस फॉलो। हम फिर क्या करते हैं, 9 जो पॉइंट्स हैं उनको लिस्ट आउट करते हैं। फिर 5 पॉइंट्स इन डिटेल आर एस फॉलो, यानी कि जो 5 पॉइंट हम डिटेल में समझाने वाले हैं वो उसके नीचे। फिर हमने 5 पॉइंट लिखे, फिर हम लास्ट में थर्स लिख के हमेशा उस आंसर को कंक्लूड करते हैं कि मैंने जो ऊपर आपको समझाया वो इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा आंसर लिखा है। आपका जो आंसर है उसके अंदर जब इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट ऑफ बॉडी और कंक्लूजन देखने को मिलता है तो वो आंसर बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है और वहां पर मार्क्स कटने के बिल्कुल भी चांस होते नहीं है। सेकंड अब क्वेश्चन पर आते हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड, एक्सप्लेन। तो पहले अब हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि वांट्स अनलिमिटेड क्यों है, हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड इनस्टेबल while the resources available to satisfy them are limited। अब इंसान की इच्छाएं तो अनंत है, मतलब कि मेरी आज इच्छा है कि मैं अनलिमिटेड वांट है, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट सामने जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल मेरी इच्छा है कि मैं मर्सिडीज भी लूं, मैं चैटर भी लूं, मैं रॉयल्स रॉयस भी लूं, मैं बंगलो भी लूं, मैं फ्लैट भी लूं, बट मेरा रिसोर्स क्या है इन सब चीजों को लेने के लिए? मनी, और मनी क्या है? लिमिटेड। तो बिना रिसोर्सेज के मैं अपनी वांट्स को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ह्यूमन की जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है, बट सामने जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वन वांट गिव्स अराइज टू अनदर, सो ह्यूमन वांट नेवर कम टू एन एंड। एक चीज मिलने के बाद और इच्छा होती है कि मैं दूसरी चीज लूं। मेरे पास पहले फोन नहीं था, मेरे पास कीपैड फोन आया, वो मैंने यूज किया, अब मेरे को इच्छा हो रही है कि यार मैं एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन लूं। नॉर्मल स्मार्टफोन लेने के बाद मुझे और इच्छा होती है कि मैं और अच्छा फोन लूं, और अच्छा फोन लूं। तो इंसान की जो इच्छा है ना, वो एक इच्छा आने के बाद और इच्छाएं बढ़ती जाती है, बट वो इच्छाएं कभी भी खत्म होगी नहीं। आप भले 2 साल के हो, 20 साल के हो जाओ, 40 साल के हो जाओ, या आप एक हॉस्पिटल में हो, पर आपकी इच्छाएं कभी खत्म होगी
नहीं, ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इट इज इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल वांट। और हमारा जो रिसोर्स है वो स्कैरसिटी में, यानी कि कम रिसोर्सेज है, तो सारी इच्छाएं सेटिस्फाई हो ये इम्पॉसिबल होता है। देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज इन सेटिस्फाइंग वांट्स। अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है और जो बहुत ज्यादा सीखने वाली चीज है कि जब ये होती है ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए, मेरे को फोन चाहिए, मेरे को बंगलो चाहिए, मेरे को विला चाहिए, मेरे को सारी चीज चाहिए, बट मेरे पास जो रिसोर्स है, मेरा पैसा वो कम है, तो मैं इनमें से चीज नोटिस करूंगा कि भाई मेरी सबसे ज्यादा मेन प्रायोरिटी क्या है, मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, मैं वो चीज पहले लूंगा। तो सपोज मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घर है, तो मैं सबसे पहले घर लूंगा, गाड़ी वगैरह बाद में लूंगा। तो जब बहुत सारी वांट हो जाती है तो वांट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सी जरूरत मेरी अभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू बेसिक नेसेसिटी सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीजों को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद बाकी सारी आपकी लग्जरी प्रोडक्ट्स या लग्जरी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करना चाहिए। आफ्टर सेटिस्फाइंग नेसेसिटीज रिसोर्सेज आर यूज्ड टू फुलफिल कंफर्ट। एक बार आपकी जरूरतें कंप्लीट हो जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज आपके हाथ में हो, फिर आप अपना कंफर्ट की तरफ जाते हो कि हाँ अब मुझे पढ़ाई भी करनी है, मैं एजुकेशन लूं, मेरा थोड़ा इंश्योरेंस वगैरह ले लूं कि कल को मुझे कुछ हो गया तो पैसे आएंगे, ये सारी चीजें, तो फिर आप कंफर्ट की तरफ जाते हो। फाइनली द रिमेनिंग रिसोर्स आर यूज्ड टू सेटिस्फाई लग्जरी इफ पॉसिबल। और जब आप कंफर्ट खत्म कर देते हो, कंफर्ट में क्या आता है कि यार एटलीस्ट मैं मेरे घर पर टीवी हो, मेरे घर पर फ्रिज हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो, ये हुआ कंफर्ट। लग्जरी क्या होता है कि मेरे घर पर फ्रिज हो बट 4 दरवाजे वाला हो, मेरे घर पर टीवी हो बट 80 इंच की टीवी हो, मेरे घर पर बेसिक नेसेसिटी कंफर्ट में क्या आता है कि 2 व्हीलर हो। कंफर्ट में और क्या आता है कि जैसे मेरे घर पर 2 व्हीलर होनी चाहिए, कंफर्ट है। पर लग्जरी में क्या आता है कि मुझे हार्डली डिवीजन चाहिए। कंफर्ट में क्या आता है कि एक नैनो कार होगी, अल्टो कार होगी, तो भी वो कंफर्ट है। बट लग्जरी में क्या आता है, मुझे मर्सिडीज चाहिए या मुझे किया चाहिए। तो इस तरीके से आपकी जो वांट्स होती है वो प्रायोरिटाइज होनी चाहिए। Thus, because resources are limited but human wants are unlimited, economy helps in the proper allocation and use of scarce resources. और इसी वजह से जो इकोनॉमिक है वो मदद करता है कि इंसान किस तरीके से जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको यूज करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। आंसर जब कभी छोटा लगे ना कि यार आंसर छोटा है बट मुझे टॉपिक आता है, तो हमेशा उसके अंदर एग्जांपल ऐड करो, क्योंकि वो आपके आंसर की लेंथ भी बढ़ा देता है और वो आपके आंसर को जस्टिफाई भी करता है। एग्जाम्पल, सपोज अ पर्सन हैज ₹10,000, he first spend money on food, rent and clothes. फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के पास 10,000 रुपए है, उसने सबसे पहले जो पैसे है वो खर्च किया अपनी नेसेसिटी यानी जरूरत पे। क्या? फूड, रेंट और क्लोथ्स, यानी कि खाने पे, अपने घर का किराए भरने में और कपड़ों पे। इफ मनी इज लेफ्ट ही मे बाय अ मोबाइल फोन। अगर पैसे बचे तो वो शायद कंफर्ट के लिए मोबाइल फोन खरीदेगा। इफ मोर मनी इज अवेलेबल, अगर और भी पैसे बच गए तो वो शायद लग्जरी वॉच या लग्जरी शूज खरीदेगा ब्रांडेड। ये शो करता है कि किस तरीके से इंसान अपने नीड्स को प्रायोरिटाइज करता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस लिमिटेशन ऑफ मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? तो ऑल्दो द कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी हैज मेनी एडवांटेज। कैपिटलिस्ट सिस्टम और मार्केट सिस्टम एक ही है, ठीक है। कभी भी एग्जाम में अगर आता है कि एक्सप्लेन कैपिटलिस्ट सिस्टम या डिस्कस लिमिटेशन ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो वो मार्केट सिस्टम ही होता है। मार्केट सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेजेस है, लेकिन एक हद के बाद इसके लिमिटेशन यानी आपको डिसएडवांटेज भी देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एक मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट सिस्टम का। प्रोड्यूसर्स मेनली फोकस ऑन अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, देयरफॉर दे प्रोड्यूस मोर लग्जरी एंड कंफर्ट गुड्स एंड ऑफन नेग्लेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल गुड। जहां पर जो मैन्युफैक्चरर है या वो इंसान है जो चीजें बना रहा है, उसका मेन फोकस है कि मेरे को पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। जब प्रॉफिट कहां पर मिलता है? आपको लग्जरी गुड्स में मिलता है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है और बेचने की कॉस्ट ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो बनाने वाला इंसान होगा वो ज्यादा से ज्यादा लग्जरी गुड्स को बनाएगा और जो जरूरत की चीजें, एसेंशियल गुड, उसको इग्नोर कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। इस वजह से प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, एक इसका लिमिटेशन होता है। सेकंड है ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सिंस देयर इज अ लेस गवर्नमेंट कंट्रोल, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफन ओवर यूज्ड एंड वेस्टेड ऑफ हायर प्रोडक्ट्स।
ठीक है। अब समझो जब यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इतना रोल नहीं होता है तो अंधाधुंध नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं। जब नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो कुछ भी आगे हो पाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट सिस्टम में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा ओवर यूज होते हैं ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। थर्ड है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर may be exploited because they do not have complete knowledge of price, quality and market condition। प्राइवेट सेक्टर यानी मार्केट सिस्टम में कंज्यूमर का एक्सप्लॉइट होना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी में आता है, यानी कि छेतरा जाना बेसिकली। ये क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान को प्रॉपर उस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है या फिर उसका प्राइस क्वालिटी का नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि आप 5 रुपए का पैकेट लेने जाते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? आपके पास टर्म्स ऑफ ऑप्शन है कि आप भाई बाइट्स का सेव ममरा ले सकते हो, व्हील्स ले सकते हो, कुरकुरे ले सकते हो, चिप्स ले सकते हो। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। यहाँ पर अगर आपको कोई 5 रुपए के अंदर आपको अगर कोई सिर्फ एक टॉफी दे देगा, ठीक है, कि ये पैकेट में एक ही चीज आती है, तो आप वो चीज नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको नॉलेज है कि 5 रुपए में इतनी चीज तो आनी ही चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, यही चीज अगर आप हायर लेवल पर देखोगे तो वहां पर कंज्यूमर को पता ही नहीं होता है कि वो लेने क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगेन दूसरा एग्जाम्पल देखे तो आप स्टेशनरी पे पेंसिल लेने जाओगे, आपको कोई साइनोसॉफ्टेक पेन देके बोलेगा कि इसके 100 रुपए हुए, तो आप वहां से लोगे ही नहीं। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको पता है साइनोसॉफ्टेक 2 या 3 रुपए की पेन है, मैं इसके 100 रुपए क्यों दूं। बट यहीं पर अगर अलग प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिसको साइनोसॉफ्टेक का रेट पता ही नहीं होगा, तो वो 100 रुपए भी देके आता है। तो ये होता है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। फॉर द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, wealth and income become concentrated in the hand of a few rich people, increasing the gap between the rich and the poor। ये हमने पहले भी जो सबसे फर्स्ट आंसर था उसके अंदर कंसिडर किया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि जो प्रॉपर जो पूरा सप्लाई चेन होता है या जो पूरी इकोनॉमी की चेन होती है वो कुछ अमीरों के हाथ में ही आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से अमीर और गरीब का गैप आपको देखने को मिलता है। Fifth है exploitation of labor। Workers are often paid low wages and may not receive proper facilities as employees try to reduce production cost। अब हमने पहले ही देख लिया कि यहाँ पर जो इंसान है उसको प्रॉफिट कमाना है। जब प्रॉफिट कमाना आता है तो वो क्या करता है, लेबर्स को कम से कम मजदूरी देता है। जब लेबर को कम से कम मजदूरी मिलती है, फैसिलिटी अच्छे से नहीं मिलती है, तो वहां पर लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। सिक्स है पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली। लार्ज फर्म्स मे डोमिनेट द मार्केट reducing competition and allowing them to control price and production। मोनोपोली यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स? मोनोपोली यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में इसके अलावा और कोई होना ही नहीं चाहिए या फिर वो उस पर्टिकुलर सेक्टर को डोमिनेट करता है। जैसे कि नूडल्स का मार्केट में कौन डोमिनेट करता है? तो मैगी। मैगी क्यों डोमिनेट करती है? क्योंकि मैक्सिमम लोग मैगी को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पर मोनोपोली की पॉसिबिलिटी है कि मैगी जो 12 रुपए की मिल रही है वो 15 रुपए की कर देगा। 15 रुपए के करने के बाद भी लोग क्या करेंगे, उसी मैगी को खाएंगे और उसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है जैसे yippee हो गए या फिर दूसरे नूडल्स वाले हो गए, वो उसको फॉलो करते हैं क्योंकि मोनोपोली बनाने वाला वो एक पर्टिकुलर पर्सन होता है। इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी। Frequently fluctuation in the market can lead to inflation, unemployment, recession or even worldwide economic depression, causing instability in the economy। और इकोनॉमी हमेशा मार्केट सिस्टम में इनस्टेबल होती है, यानी कि कभी कभी प्रॉफिट कमाया तो बहुत बूस्ट हो गई इकोनॉमी, तो बहुत पैसा मिला, बट कभी कभी अगर कंपनी में लॉस हो गया तो क्या होगा, वहां पर पूरा का पूरा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, मार्केट इनस्टेबल हो जाएगा, लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, रिसेशन देखने को मिलेगा यानी कि लॉस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिप्रेशन में आपको देखने को मिलेगी। आंसर का कंक्लूजन देखे तो थर्स डिस्पाइट इट्स एडवांटेज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज सेवरल ड्रॉबैक्स सच एज प्रॉफिट मोटिव, इनइक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, मोनोपोली एंड इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी, मेकिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन नेसेसरी। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है हमारे आंसर का कि क्योंकि मार्केट सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज है बट कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे हमने ऊपर साथ देखे कि प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव है, नेचुरल रिसोर्स का ओवर यूज होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक्सेट्रा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का थोड़ा रेगुलेशन होना जरूरी होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं गाइस, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है वो हमको बताना है। तो पहला है, अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बोथ द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट टुगेदर, सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स आर।
तो हम देखते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी होता क्या है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि कुछ ऐसी जगह जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ आते हैं साथ में और काम करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, बोथ द गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर इन द इकोनॉमी, यानी कि देश की इकोनॉमी ऊपर लाने के लिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। सेकेंड है गवर्नमेंट प्लानिंग। The central planning authority allocates and manages resources for the public sector to ensure balanced economic development. यहाँ पर गवर्नमेंट के प्लानिंग देखने को मिलती है, रिसोर्सेज बांटे जाते हैं कि कितने रिसोर्सेज यूज होंगे, किस तरीके से यूज होंगे, जो एक इकोनॉमी को बैलेंस बनाती है। थर्ड है प्राइवेट ओनरशिप। Agriculture, trade, commerce, small scale industries, medium scale industries and consumer good industries are mainly owned and managed by private individual or institution. अब प्राइवेट कंपनी क्या क्या संभालते हैं? एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स, छोटी इंडस्ट्रीज हो गई, जो मीडियम इंडस्ट्रीज हो गई वो हो गया, कंज्यूमर गुड्स जैसे एफएमसीजी हो गया, ये खाने के प्रोडक्ट्स बनाना, स्किन के प्रोडक्ट्स बनाना, ये सारी जो चीजें होती है ये सारी चीजें प्राइवेट ओनरशिप मतलब कि प्राइवेट कंपनी संभाल सकती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, द फंड रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज आर अरेंज्ड बाय इंडिविजुअल्स, कंपनीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब जो प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट कंपनी को जो पैसा चाहिए बिजनेस चलाने के लिए वो पैसा खुद प्राइवेट वाले अरेंज करते हैं, या तो खुद की सेविंग्स लगा या मार्केट से इन्वेस्टमेंट ले, वो उनकी मर्जी होती है, बट वो पैसा गवर्नमेंट देती नहीं है। पब्लिक ओनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज, अब गवर्नमेंट कौन कौन सी चीजें संभालती है? तो द गवर्नमेंट ओन्स एंड मैनेज बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। अब जो इंडस्ट्री बेसिक है यानी लोगों के जो रोटी कपड़ा मकान वाला सीन हो गया वो, या हैवी इंडस्ट्रीज होती है जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्री, डिफेंस यानी कि हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, इन सबको गवर्नमेंट संभालती है। एटॉमिक एनर्जी यानी कि हमारे बॉम्ब कितने बनेंगे, कौन सा हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, ये सारा भी गवर्नमेंट संभालती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई, कौन से गांव में कौन से सिटी में कैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगा, किस तरीके से होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी गवर्नमेंट संभालते हैं। अब गवर्नमेंट की फंडिंग कहां से आती है? The funds of public sector industries are provided by the government as these industries are owned and operated by the state. अब जो गवर्नमेंट जो कंपनीज होती है जो गवर्नमेंट के अंडर है ये सारी इंडस्ट्रीज, इनको पैसा खुद गवर्नमेंट देती है। लास्ट है बैलेंस डेवलपमेंट। द पब्लिक सेक्टर वर्क फॉर सोशल वेलफेयर व्हाइल द प्राइवेट सेक्टर फोकस ऑन प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी क्रिएटिंग अ बैलेंस इन द इकोनॉमी। अब ये क्यों डेवलपिंग कंट्री हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाती है? क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर होता है वो ध्यान देता है लोगों के वेलफेयर पे, यानी कि कोई भी इंसान को तकलीफ ना हो वो सारी चीजों पे। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर ध्यान देता है लग्जरी प्रोडक्ट्स पर या ज्यादा प्रॉफिट पर, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, इन सब के ऊपर, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर बैलेंस देखने को मिलता है। Example, India follows the mixed economy where private companies run businesses like Reliance and Tata while the government manages sector like railway, defense and atomic energy. इंडिया का बेस्ट एग्जांपल है, हमारे यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज जैसे रिलायंस है, टाटा है, जो बिजनेसेस रन करते हैं, वहीं पर गवर्नमेंट जो है वो इंडियन रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी को संभालते हैं। Thus, a mixed economy combines the advantage of both the public and private sector, ensuring economic growth along with social welfare. और इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा एडवांटेजफुल होती है क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जल्दी मिलती है और लोगों का सोशल वेलफेयर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम स्टूडेंट्स देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर रिक्वायरमेंट। बेसिकली इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड के एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में आपको 3 मार्क में देखने को मिलेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं ये। सबसे पहला है लैंड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो हमने पहले भी बहुत डिटेल में कवर किए हुए जब हमने चैप्टर समझा था, अब वो भी जाके देख सकते हैं। अब हम मेन आंसर पे फोकस करेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड का मतलब हमें समझाना है कि लैंड एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसे है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज लैंड मीन्स द अपर सरफेस क्रस्ट ऑफ द अर्थ। हमारी नॉर्मल भाषा में जब हम बोलते हैं लैंड, जमीन, तो हम क्या समझते हैं कि जो अर्थ के सबसे ऊपर जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं उसका मतलब है लैंड, जिस पर हमारा घर बनता है, हम चलते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, ये सारी लैंड है। However, in economics, land is considered a natural factor of production. But वहीं पर हम इकोनॉमी की जब बात करते थे, इकोनॉमी में जो लैंड होता है वो एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गिना जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि
कोई भी चीज बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मुझे एक पेन बनानी है तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, देख कंपनी की जरूरत पड़ेगी। कंपनी किस पर होती है, जमीन पर होती है। तो वो जो सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है वो लैंड होता है। फिर उसके अंदर लेबर आता है यानी मजदूर, फिर आता है कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट, मशीन, पैसा ये लगता है। फिर आता है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो ये सब लोगों से काम करवाता है, पेन बनवाता है और मार्केट में बेचता है। तो लैंड जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। Land includes not only agricultural land but also forest, mountain, river, lakes, minerals and other natural resources found on and below the earth surface. Land मतलब वही नहीं जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, बट फॉरेस्ट हो गए मतलब जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, नदियां हो गई, लेक्स हो गए, मिनरल हो गए, या जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो अर्थ के सरफेस पर आपको देखने को मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, लैंड एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। दिस रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये सारे रिसोर्सेज का यूज होता है एक गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करने के लिए। Therefore, land is called a natural resource for production, और इसीलिए लैंड को एक नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है प्रोडक्शन के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो सबसे पहला है फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड बनाने में कुछ भी नहीं है, लैंड जो जमीन है वो भगवान ने हमें एज अ गिफ्ट दी हुई है। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हाउएवर बिकॉज इट इज अ स्कैर्स इट हैज बिकम अ प्राइज्ड कम्युनिटी। लैंड पहले के जमाने में बहुत फ्री की थी, बट क्योंकि हमारे पास जमीन कम है इसीलिए आज जमीन का पैसा है और जो प्राइस होता है वो दिन भर दिन बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, क्योंकि जमीन हमारे पास कम है। सेकेंड है लिमिटेड सप्लाई। द अवेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज। जब जमीन जो है उसका सप्लाई कम है, जो भगवान ने दे दी उतनी ही जमीन है आपके पास, आप इस जमीन को बढ़ा नहीं सकते हो। हाँ, आप जंगल को काट के जमीन बनाओ वो अलग बात है, बट जो जमीन है वो इतनी ही रहेगी, आप इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। देयरफॉर इट शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली विद प्रॉपर प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए जब जमीन का यूज होता है तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग के साथ यूज होना चाहिए, वरना वो जमीन वेस्ट हो जाएगी। थर्ड है इमोबाइल फैक्टर। लैंड इज एन इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज इट कैन नॉट बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इमोबाइल फैक्टर यानी कि जमीन को उठा के तुम कहीं रख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे को कंपनी डालनी है अहमदाबाद में, मैंने जमीन खरीदी राजकोट में, अब राजकोट से जमीन उठा के मैं अहमदाबाद में नहीं ला सकता हूं, मेरे को अपना पूरा का पूरा बिजनेस राजकोट शिफ्ट करना पड़ेगा। For the different fertility and usefulness, the fertility and usefulness of land vary from place to place. जो लैंड की फर्टिलिटी होती है और जो लैंड का यूज होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कहीं पर जमीन की फर्टिलिटी ऐसी होगी जहां पर खेतीबाड़ी होगी, कहीं पर जमीन ऐसी होगी जो बंजर होगी जहां पर कभी खेतीबाड़ी नहीं हो सकती है, वहां पर क्या होगी, इमारत बनेगी। इमारत बिल्डिंग बनना भी, कोई जमीन की कैपेसिटी अच्छी होती है तो वहां पर 50 माल की भी बिल्डिंग बनेगी, बट कुछ जमीन की कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो वहां पर 5 माल की ही बिल्डिंग बनेगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अफेक्ट करती है। For example, the genetic plains are high fertile for agriculture while the run of Kutch is less fertile. For example, जैसे कि genetic plain है तो वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा फर्टाइल है, वहां पर अच्छी खेतीबाड़ी हो सकती है। वहीं पर जब रन ऑफ कच्छ की बात करें तो वहां पर फर्टिलिटी इतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। However, desert in West Asia have become a valuable because of the availability of mineral oil. अब जो डेजर्ट है वो डेजर्ट भी हमारे जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया यानी कि जो अरब, ईरान, इराक हो गया, ये सारी जगह, इनके जो डेजर्ट है वो इतने ज्यादा क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि उन डेजर्ट में से हमें तेल मिलता है, तो वो डेजर्ट की जमीन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुई। Thus, land is an important natural factor of production because it provides the natural resource required for producing goods and service. और लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी एक नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि वो हमें गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम के लिमिटेशंस क्या है? Although the socialist economy aims to achieve social welfare and created a classless society, it has several limitations. Socialist system यानी बेसिकली वो सिस्टम जहाँ पर प्रॉफिट नहीं बट लोगों की भलाई देखी जाती है। इन चीजों ने बहुत सारी कंट्रीज ने सोशलिस्ट सिस्टम से भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल की है, बट तो भी इतनी अचीवमेंट के बाद भी इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है लैक ऑफ मोटिवेशन। सिंस इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, पीपल हैव लेस मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन और वर्क एफिशिएंसी। इंसान का मोटिवेशन मर जाएगा, वो सोचेगा जब सब कुछ सरकार को ही करना है तो फिर मैं अपना क्या करूं,
मैं अपने इनोवेटिव आइडियाज का क्या करूं, मैं अपनी क्रिएटिविटी का क्या करूं, जब जो पहले से डिसाइडेड है वही चीज होने वाली है तो मोटिवेशन कम हो जाता है। सेकेंड, नो कॉम्पिटिशन। एज देयर इज नो कॉम्पिटिशन देयर इज लेस इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब जब कंपटीशन नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंपटीशन नहीं है तो लोगों को वही खरीदना पड़ेगा जो मार्केट में है, पर जब कंपटीशन होता है तो क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को नीचे गिराने के लिए अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करती है, प्राइस कम करती है, जिसकी वजह से लेने वाले इंसान को फायदा होता है। सोशलिस्ट सिस्टम में कंपटीशन नहीं होता है तो जो गुड्स और सर्विस होती है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। थर्ड है नो इकोनॉमिक फ्रीडम। Citizens have very little economic freedom because the government control production, distribution and prices. लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं होगी, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो ना वो प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, ना वो प्रोडक्शन डिसाइड कर सकते हैं और ना वो डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर सकते हैं। जब सब कुछ गवर्नमेंट करेगा तो इंसान को लगेगा कि मेरे पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। फोर्थ है फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। Excessive government control may lead to bureaucracy causing delays and inefficiency in decision making. अब जब सब कुछ गवर्नमेंट के पास ही है तो कुछ जगह पर गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो टाइम लगा देगी या सही से डिसीजन नहीं ले पाएगी, जिसकी वजह से कुछ गलतियां आपको देखने को मिल सकती है। तो हमेशा ये गलतियों का डर बना रहता है। फिफ्थ है गवर्नमेंट कंट्रोल्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। In a socialist economy, the state regulates almost every aspect of people's economic life, reducing individual choice and freedom. अब जहाँ पर हर एक चीज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो जिसकी वजह से जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कैसे हो जाएगी कि फ्रीडम नहीं मिलेगी, लोगों को चॉइस की नहीं मिलेगी। अब एक ही कंपनी है, वो एक ही चीज बना रही है जो गवर्नमेंट ओन कर रही है, तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो खरीदेंगे क्या। ये भी एक प्रॉब्लम आपको सोशलिस्ट सिस्टम में देखने को मिलेगी। Thus, despite its objective of social welfare and equality, a socialist economy suffered from lack of motivation, absence of competition, limited economic freedom, bureaucracy and excessive government control. भले सोशलिस्ट इकोनॉमी में बहुत लोगों की भलाई होती है, इक्वालिटी होती है, बट ये जो आपने ऊपर देखे 5 पॉइंट्स, ये आपको सोशलिस्ट सिस्टम में लिमिटेशन देखने को हमेशा मिलेंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का कंट्रोल कहीं ना कहीं थोड़ा लिबरल होना चाहिए। थर्ड आता है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा देखने को मिलता है। और ये डिफरेंस बिटवीन बोर्ड में 3 मार्क में आता है और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये डिफरेंस बिटवीन पूरा का पूरा आप उधर छाप दो, आपको 3 में से 2.5 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे 3 मार्क आपको मिलेंगे। और ये डिफरेंस बिटवीन इतना इजी मैंने आपके लिए बनाया है, आप देख सकते हो जो बोल्ड किया हुआ है ना, सिर्फ वही वर्ड्स का फर्क है दोनों तरफ, बाकी सब चीजें सेम है। बाकी आपको याद क्या रखना है, सिर्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस स्टूडेंट लिखना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं लिखेंगे, ये दोनों अच्छे से लिख के आएंगे, फिर मेरे को आके बोलेंगे कि सर आपने बोला था मेरे को सिर्फ 2 ही मार्क मिले या 2.5 मार्क ही मिले। क्यों 2 या 2.5 मार्क मिले? क्योंकि जो सबसे मेन चीज जो एक बोर्ड्स के अंदर इंप्रेशन होती है वो होती है पॉइंट ऑफ डिफरेंस की। क्या आप पहले ही दिखा देते हो कि मैं इन पॉइंट्स का डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। हम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन याद रखो, आपका अगर ये थियरी आंसर आता है या डिफरेंस बिटवीन में आंसर आता है, आप इसको लिख पाओगे। हम समझते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है स्टेज, कौन सी चीज पहले आती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फर्स्ट स्टेज, इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेकंड स्टेज। ठीक है, यानी यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन है फर्स्ट और सेकंड। डेवलपमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेज है, ग्रोथ जो है वो सेकंड स्टेज है। ये अगर आपको कभी याद ना है तो ये भी एक टिप है, जब आप ABCD बोलते हो ना तो हमेशा याद रखने का डेवलपमेंट और ग्रोथ 2 ही चीज है। ABCD, D यानी फर्स्ट, यानी आपको कभी कंफ्यूजन हो गया ग्रोथ फर्स्ट था कि डेवलपमेंट फर्स्ट था, तो ये सिंपल चीज याद रखो कि ABCD में D अल्फाबेट पहले आता है यानी वो फर्स्ट है, G बाद में आता है तो वो सेकंड स्टेज है। अगर आपने पहले ही पॉइंट में लोचा कर दिया तो आप जो डेवलपमेंट का है वो ग्रोथ में लिख दोगे, ग्रोथ का है वो डेवलपमेंट में लिख दोगे। तो हमेशा याद रखना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग D पहले आता है तो वो फर्स्ट स्टेज है, G बाद में आता है तो वो सेकंड स्टेज है। सेकंड है नेचर ऑफ अप्रोच। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव इन नेचर व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक है, दो ही वर्ड्स का फर्क आपको दिख रहा है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटी पे फोकस करता है। जैसे कि इंडिया के अंदर वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, तो वंदे भारत ट्रेन आई,
एक ट्रेन चली, दो ट्रेन चली, वहां पर उसने क्वालिटी बनाई, एक क्वालिटी वाली रेलवे डेवलप हुआ, ठीक है, हमारे यहाँ पर क्वालिटी बना यानी कि क्वालिटेटिव हुआ, वो हुआ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है कि ये वंदे भारत बेस्ट है और 400 वंदे भारत दौड़ा दो, ये हुई ग्रोथ जिसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं। डेवलपमेंट में हमेशा हम क्वालिटी की बात करते हैं, बट ग्रोथ के अंदर हम लोग हमेशा क्वांटिटी की बात करते हैं। थर्ड है टर्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ इज शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली जब वंदे भारत बनी होगी तो उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगा होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एक बार बन गई फिर तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, 2 कि 400 करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर वो 2 बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। अब स्कोप क्या है? इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कुछ भी नहीं है, डेवलपिंग और डेवलपमेंट में डेवलपिंग कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है, जब नेशनल इनकम डेवलपिंग कंट्री की बढ़े तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जब नेशनल इनकम डेवलप्ड कंट्री की बढ़े तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। फिर है कॉन्सेप्ट में क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो कॉन्सेप्ट। वापस ब्रॉड और नैरो आपको याद रखना है। ब्रॉड यानी कि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, हर चीज बहुत लंबी ब्रॉड है। ग्रोथ नैरो है क्योंकि सारी चीज पहले हो चुकी है, अब आपको क्या करना है? उसको डबल करना है, 4 गुना करना है, 6 गुना करना है, आपको डायरेक्ट जंप लगाना है। डेवलपमेंट में आपको बहुत ज्यादा सारी प्लानिंग करना होता है। लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट पॉइंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है इंडिया, पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज। वहीं पर इकोनॉमिक ग्रोथ का एग्जाम्पल है यूएस, जापान, ये सब लोग, ठीक है। ये डिफरेंस बिटवीन, प्लीज स्टूडेंट्स हर एक जगह पर याद रखना। आपके FA1 में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन होगा, FA1 में ना हो तो आपके सेमेस्टर 1 की एग्जाम में 110% होगा, आपकी बोर्ड की एग्जाम में 200% ये क्वेश्चन होगा ही होगा। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन है वो है राइट अ नोट ऑन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के ऊपर आपको नोट लिखनी है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? तो प्राइमरी सेक्टर यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर यानी बेसिकली एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन की शुरुआत होती है। जैसे पेंसिल बनानी है तो पेंसिल बनाने के लिए सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर से क्या आएगा? लकड़ा आएगा। लकड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? पेंसिल बन पाएगी नहीं। और ऐसा कोई भी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट होती है जहां पर नेचुरल रिसोर्स प्राइमरी सेक्टर लगेगा ही लगेगा। फीचर्स क्या है प्राइमरी सेक्टर के? इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल। प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली डिपेंड होता है हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे लैंड, जमीन हो गई, पानी हो गया, या जंगल हो गया, या कोई मिनरल हो गया। सेकेंड है इट इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड डेयरी फार्मिंग। ये यहाँ पर कौन सी चीजें प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती है? तो एग्रीकल्चर इंक्लूड हो जाता है, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जो एनिमल्स को पालते हैं जैसे गाय, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, इन सबको वो हो गए। फिशिंग यानी जो लोग फिशिंग करते हैं, मछुआरे। फॉरेस्ट्री हो गई यानी कि जो लोग फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स को लेते हैं फिर बेचते हैं। माइनिंग हो गई, जैसे कोल की माइनिंग होती है, जंगलों में माइनिंग होती है वो। और डेयरी फार्मिंग यानी कि जैसे कि ये दूध निकाल दिया गाय में से, फिर उसके पनीर बनाया, दही बना के बेचा, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती है। ये सारी एक्टिविटीज है जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर होती है। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, सेकेंडरी सेक्टर को ये रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर देता है। जैसे मैंने बताया कि पेंसिल बनाने के लिए क्या चाहिए? तो लकड़ा चाहिए, तो लकड़ा हमेशा प्राइमरी सेक्टर से आएगा, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जाएगा। तो सेकेंडरी सेक्टर का हमेशा जो रॉ मटेरियल होता है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। हमने बहुत सबसे पहले ही देख लिया था कि डेवलपिंग कंट्री में 60% लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से इंगेज होते हैं, जो एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं। नेक्स्ट है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बाय प्रोवाइडिंग फूड, एम्प्लॉयमेंट एंड रॉ मटेरियल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये कंट्री को खाना प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी 60% लोग जो काम कर रहे थे उनको रोजगार भी मिलता है, और इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्राइमरी सेक्टर ही देता है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल, क्रॉप्स उगाना, फिशिंग करना, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर की होती है।
Thus, the primary sector forms the foundation of the economy because it provides essential raw material and employment of the country's development. ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर का फाउंडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही सारी जो चीजें है वो रॉ मटेरियल मिलती है या लोगों को बेसिक नेसेसिटीज मिलती है जो कंट्री को डेवलप करने में मदद करती है. सो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हमें डिफरेंस बताना है. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है. पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सबसे पहला है पर्पस. क्या पर्पस है दोनों का. इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी आर परफॉर्म टू अर्न इनकम और मनी, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट द एम ऑफ अर्निंग मनी. इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि मैं जो चीज करूंगा मेरा मकसद है कि मैं इससे प्रॉफिट कमाऊं, मैं पैसा कमाऊं. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, मुझे सिर्फ समाज सेवा करनी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि वापस मुझे पैसा कमाना है, मेरा मकसद है कि मुझे पैसा कमाना है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी मेरा कोई मकसद नहीं है कि मुझे इसमें से पैसा कमाना है, मैं समाज सेवा कर रहा हूं. मोटिव क्या होता है. The main motive to earn profit or income. The main motive is love, affection और social service. इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेरा मोटिव ही है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे पैसा कमाना है. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्यार होता है, सोशल सर्विस होती है, अफेक्शन होता है. जैसे मम्मी एक अपने बेटे की अगर कोई सेवा कर रही है, जैसे कि अगर मैं बीमार हो जाता हूँ और मेरी मम्मी मेरा माथा दबा रही है या मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ कर रही है, तो मेरी मम्मी उससे पैसा थोड़ी लेगी क्योंकि वो तो मेरी मम्मी का प्यार है ना, तो वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया. सेम चीज क्या कहीं पर भंडारा लग रहा है, ठीक है, कहीं पर कोई चीज बांटी जा रही है, तो वो थोड़ी इतना पैसा देखेगा, वो क्या कर रहा है उन चीजों को एज ए सोशल सर्विस लोगों तक पहुंचा रहा है. बट वहीं पर अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो वो प्रोडक्ट बेच के मुझे पैसा कमाना है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. थर्ड है पेमेंट. पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटीज. नो पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर मैं कुछ भी करूं, भले मैं डांस करूं, तो भी मुझे पैसा मिलेगा. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा मेरी एक्टिविटी के बदले. नेशनल इनकम, दिस एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक में दिस एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं जो भी चीज कर रहा हूं उससे मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं टैक्स भरूंगा, यानी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा. पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के बाद मुझे कोई पैसा नहीं आ रहा है, मैं कोई टैक्स नहीं भर रहा, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. रिवॉर्ड क्या क्या मिलते हैं. पीपल रिसीव वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोगों को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, या तो पगार मिलेगी, या मजदूरी मिलेगी, या प्रॉफिट मिलेगा, या रेंट मिलेगा उस चीजों का, या इंटरेस्ट मिलेगा यानी कि ब्याज मिलेगा. कुछ ना कुछ मिलने वाला है. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ भी मॉनिटरी रिवॉर्ड नहीं मिलता. हाँ, मैंने कुछ समाज का लिए अच्छा काम किया, मुझे अवार्ड मिल सकता है, मुझे लोग क्या कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया में वायरल कर सकते हैं, मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल सकते हैं, मुझे गवर्नमेंट अवार्ड दे सकती है, बट मुझे कहीं पर भी पैसे का कुछ भी मिलने वाला नहीं है. एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल फॉर सैलरी और अ शॉपकीपर रनिंग अ बिजनेस. स्कूल में आपके टीचर या ट्यूशन में आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, बदले में वो आपको क्या लेते हैं, स्कूल से सैलरी लेते हैं, ट्यूशन वाले आपसे फीस लेते हैं. यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई. कोई जो दुकानदार है वो आपको कोई चीज बेचता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल, अ मदर कुकिंग फॉर हर फैमिली और अ पर्सन डूइंग चैरिटी विदाउट पेमेंट. आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है तो उसके कोई पैसे नहीं लगते, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में है. या एक इंसान चैरिटी करता है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता, वो किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. अब गाइस लास्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. ठीक है, जो शॉर्ट 2 मार्क या 1 मार्क में आपको देखने को मिलेंगे. ये डेफिनेशन आप याद रखना, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में देखने को मिलता है हमेशा एग्जाम में. पूरी एसएस के टेक्स्ट बुक में से मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर 15 ही है, और इसका बहुत क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Economic development is a qualitative process in which there is a continuous increase in national income, per capita income and the standard living of the people. It also improves the overall quality of life and economic well-being of a country. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो हमने जैसा डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है जहां पर क्वालिटी इंक्रीज की जाती है, जहां पर कंटिन्यूस इंक्रीज होता है. क्या इंक्रीज होता है, 3 चीजें इंक्रीज होती है जिस पर ये पूरा चैप्टर बेस करता है. नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है, और स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल यानी कि लोगों का रहन सहन का तरीका इंक्रीज होता है. उसके अलावा ये इंप्रूव करता है लोग कैसे जी रहे हैं, क्वालिटी को इंप्रूव करता है, और ओवरऑल पूरे देश की तरक्की करवाता
है, जिसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। कभी कोई पॉइंट भूल जाओ तो इसमें आप डाल सकते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग प्रोसेस या ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये सब आप इसमें भी लिख सकते हो। सेकेंड, विच आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेम देम। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, मेजरली 2 मार्क में आ जाता है। तो 2 मार्क में जब आप लिख देते हो ना कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो 1 मार्क मिलता है, बोर्ड में 1.5 मार्क मिलता है, 1 मार्क मिलता है, 2 मार्क पूरे नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आंसर प्रेजेंटेबल नहीं होता है, इसलिए आपको 2 मार्क में ये लिखना जरूरी है। 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। दिस फैक्टर आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये एक प्रॉपर 2 मार्क का आंसर हुआ। अगर आप 4 चीज अलग अलग भी लिखते हो तो 4 और 2 6 या 7 9 का आंसर हुआ। अच्छे से आप इसको लिख सकते हो। 4 मेन चीज होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड यानी जमीन, लेबर यानी मजदूर, कैपिटल यानी पैसा, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो इन सबको मैनेज करता है। कोई भी गुड्स और सर्विस के लिए ये 4 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो अभी हमने लास्ट डिफरेंस बिटवीन में देखा था। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एन एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म टू अर्न इनकम और स्पेंड मनी थ्रू द प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि मैं जो भी चीज करूंगा, जो भी एक्टिविटी करूंगा, उसके बदले में मेरे को या तो पैसा मिलेगा या मैं पैसा खर्चूंगा। ठीक है, यहाँ पर पैसा मेन रोल होता है, प्रॉफिट मेन रोल होता है, कुछ भी फ्री का होता नहीं है। चाहे मैं कोई गुड्स एंड सर्विस दूं या फिर मैं कोई गुड्स एंड सर्विस लूं। एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर हो गया, बिजनेस हो गया, अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो हो गया, जो एक शॉप चल रही है वो हो गया, सारी चीजें। फोर्थ आता है, विच इकोनॉमिक सिस्टम हैज बीन फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया ने कौन सा सिस्टम फॉलो किया हुआ है? तो इंडिया ने फॉलो किया हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये 2 मार्क में आ गया तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे आंसर? मिक्स्ड इकोनॉमी बस इतना लिख के आ जाओगे, 1 ही मार्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। ये हुआ परफेक्ट 2 मार्क के लिए आंसर। लास्ट है 5th नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। Alternative use of resources mean that the same resource can be used for more than one purpose. Since resources are limited, they must be used wisely. ठीक है, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स यानी कि एक ही रिसोर्स को बार बार यूज करना है, या फिर आपको पता है कि ये रिसोर्स खत्म होने वाला है तो हम दूसरे रिसोर्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इतना बढ़ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, सोलार पे शिफ्ट हो रहे हैं। जब पता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है तो लोग किस पे शिफ्ट होते हैं, ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर शिफ्ट होते हैं। तो बेसिकली जब एक रिसोर्सेज खत्म होने वाला होता है या वो कम होता है तो लोग उसका ऑल्टरनेटिव यानी कि सेम चीज दूसरे रिसोर्सेज से हो उसका लिए ऑल्टरनेटिव यूज ढूंढते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था बेसिकली चैप्टर 15 की एक्सरसाइज और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो आपको गाला में, असाइनमेंट्स में, हर जगह पर देखने को मिलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको और भी पूरा चैप्टर डिटेल में समझना है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके जरूर से देख सकते हो। कमेंट में कोई भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए फटाफट, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन ला पाऊं। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। वीडियो पसंद आया हो, चैनल पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि ये वीडियोस देखें, ताकि वो अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर एग्जाम्स में कुछ भी मिस आउट ना करे। कमेंट्स में बताते रहना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।